हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ से 5 से 6 न्यूज़ छाटी जाती हैं, इम्पोर्टेंट, और 5 से 6 न्यूज़ का एनालिसिस करवाया जाता है डेली क्लास में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और चीज़ें कैसे मूव करती हैं। और आपको पता है कि डेली जीवन में कुछ ना कुछ नया घटित होता रहता है ना, कहीं भी देख लीजिए, वो जो नया नया घटित होता है उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसकी न्यूज़ बन जाती है। जैसे आपके जीवन में घटना घटित हुई जब आपका पृथ्वी पर अवतार हुआ, वो आपको सबको याद है ना, वो न्यूज़ ही होगी बेसिकली। किसी का आने वाला जन्मदिन, किसी का नहीं आने वाला, या आपको जो विश मांगी उस दिन पूरी होगी, तो आपसे पूछते नहीं आपके जो यादगार लम्हे हैं वो कौन से याद है आपको, बोलते हैं ना, तो याद नहीं होते आपको। तो बेसिकली न्यूज़ ही है वो, आपकी पर्सनल न्यूज़ होगी और किसी की, और घर में भी जैसे कुछ नई चीज़ आती है तो न्यूज़ होगी ना। किसी के फ्रिज आ गया, आज हमारे घर फ्रिज आया, वो न्यूज़ होगी। आज हमारे घर बाइक आई है, वो न्यूज़ होगी। आज मेरी शादी है, वो न्यूज़ होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये तो होगी घर की न्यूज़, और वैसे पूरे वर्ल्ड की भी न्यूज़ होती रहती है, ठीक है। कहीं पर लड़ाई होगी, जो चीज़ें कंटिन्यू नहीं होती, कभी कभी होती है। डेली लड़ाई होगी, कभी कभी लड़ाई होगी रूस और यूक्रेन की, अब लड़ाई होगी तो वो न्यूज़ होगी ना बेसिकली। फिर हम देखेंगे लड़ाई के पीछे बैकग्राउंड क्या है, कैसा बैकग्राउंड है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, फिर हम उसके बारे में अपनी एक राय बनाते हैं, अपनी एक ओपिनियन बनाते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी। कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन के एक्सीडेंट में 2-4 लोग मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो दिक्कत है ही उनकी फैमिली को बेचारा को, लेकिन जब ज़्यादा संख्या में लोग मर जाए तो वो न्यूज़ बन जाती है। मोर देन 300 पीपल हैज़ बीन डाइड इन उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। तो वही न्यूज़, ऐसी न्यूज़ 200 से 250 न्यूज़पेपर में आती है, अलग अलग में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, सब में। वो 200 से 250 में से हमारे लिए जो काम की होती है बेसिकली 20 से 25 होती है, या 15 से 20 मान लीजिए। उस 15 से 20 में भी 5 से 6 सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब 5 से 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनको मैं छांटता हूँ डेली, हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस से। उनके फिर नोट्स बनाता हूँ मैं खुद, उसके फिर टाइपिंग करवाते हैं, उसके फिर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ब्रीफली लिखा होता है, इसमें ब्रीफली इंट्रोडक्शन होती है। उसके बाद फिर मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या कहानी है, क्यों हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, और उसका एक ओपिनियन जनरेशन करवाता हूँ, ठीक है। तो उसी ओपिनियन जनरेशन में ये न्यूज़ है। तो न्यूज़ होगी, तीन न्यूज़ है बेसिकली, 2 न्यूज़ डाली आज मैंने क्योंकि टाइम का अभाव था मेरे पास। तो पहली न्यूज़ होगी अनदर लो रिलेशनशिप, LOW है, LAW नहीं है, उन्होंने गलती से टाइप कर दिया, ठीक है। अनदर लो है, हाँ LOW है, लो नहीं है। तो ये हिंदू का आर्टिकल है, और ये किस बेस पे बेसिकली, ये बेसिकली इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। अब वो ख़राब होते जा रहे हैं, और क्यों होते जा रहे हैं। पहली बात तो इंडिया कनाडा के रिलेशन डेटरेट होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, रिलेशन होने के पीछे कारण क्या है इसका, व्हाट एग्जैक्टली द बेसिक रीजन, डेटरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड कनाडा। इंडिया और कनाडा के रिलेशन के संबंध में जो संबंध खराब हुए, क्यों खराब हुए बेसिकली। आपके अपने कभी किसी सहेली से रिलेशन खराब हुए हुए नहीं हुए, कभी कभी दोस्त से, कभी मित्र से, कभी रिश्तेदार से नहीं हुआ कभी रिलेशन खराब। क्यों रिलेशन खराब हुए हैं, क्योंकि जब आपको लगता है कि आपके जो सेल्फ इंटरेस्ट है उनको उनके साथ धोखा दिया जा रहा है। आपके सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगी, आपकी पर्सनैलिटी आपके सेल्फ इंटरेस्ट होगी, आपके विचार आपके सेल्फ इंटरेस्ट हो गए, आपका खान पान रहन सहन सब आपके सेल्फ इंटरेस्ट हो गए, ठीक है। बेसिकली लड़ाई किस बात पे होती है आपकी फ्रेंड की आपसे, किसी की लड़ाई हुई लेटेस्ट,
किसी की नहीं। किस कभी इतिहास में हुई होगी तुम्हारी लड़ाई? चलो किस बात पे हुई है तो बता दो। चेष्टा। देखो, ये सेल्फ इंटरेस्ट हो गया ना आपका। अब वो नोट्स आपके ले जाती थी, क्यों लेके जाती थी? क्योंकि आप पढ़ नहीं पाते थे। अगर पढ़ नहीं पाओगे आप तो आपका कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे होशियार लड़की बनोगी? अभी तो होशियार हो ना, इंटेलिजेंट लड़की हो ना, कैसे बन पाओगे? तो आपके सेल्फ इंटरेस्ट को उसने धोखे में रखा। उसी प्रकार से इंडिया के कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। इंडिया के सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इज द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया? बताओ क्या सेल्फ इंटरेस्ट है? बताओ, कुछ तो बताओ, सेल्फ इंटरेस्ट क्या है भारत के? सबसे बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट होगा सिक्योरिटी। जब आपकी देश की एकता और अखंडता ही कंप्रोमाइज रहेगी तो फिर देश क्या काम का? घर के चार दीवारी क्यों लगाते हैं? ताकि कोई चोर ना घुस आए, ताकि कोई चोर आके लूट ना ले। उसके लिए सिक्योरिटी हम रखते हैं ना बेसिकली। उसी प्रकार से इंडिया की जो सिक्योरिटी है, सेल्फ इंटरेस्ट में क्या गया? सिक्योरिटी। और क्या गया? सोवरेनिटी, संप्रभुता और सुरक्षा। जब देश की सुरक्षा ही कंप्रोमाइज हो जाएगी, जब देश की सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो देश किस काम का? किसी भी देश का आप क्यों सुरक्षित फील कर रहे हो, आप क्यों प्रोटेक्ट फील करते हो? क्योंकि आपको पता है आपको कोई लूटेगा नहीं। आपको पता है पुलिस खड़ी है, पुलिस से कंप्लेन कर देंगे। पुलिस ना हो, सेना ना हो, पाकिस्तान वाले अगले दिन हमारे घर में घुस जाएंगे। पुलिस ना हो, सेना ना हो, चाइना वाले अगले दिन हरियाणा पहुंच जाएंगे, अगले दिन अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाएंगे, अगले दिन असम पहुंच जाएंगे, अगले दिन बंगाल पहुंच जाएंगे। तो देश की जो एकता अखंडता होती है वो भी सबसे बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट है। और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट होता है लोगों की भलाई करना। लोगों की भलाई जैसे आप तेल यूज करते हो, किस पे? आप बाइक पे आए हो ना आप लोग, कि ऑटो पे आए हो? बाइक पे तेल नहीं लगा? तेल कितने रुपये लीटर है? 96 है, 100 है। हाँ, लास्ट में मैंने 100 पर तब 96 होगा तो पता नहीं। लेकिन 96 अगर होता ना तो उसकी न्यूज बनती। न्यूज बनी नहीं, इसको 96 नहीं हुआ। तो पहला सेल्फ इंटरेस्ट हो गया देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता। उससे बड़ा कुछ नहीं है। और जब देखना नहीं आपने, जब किसी देश से लड़ाई होती है तो हम सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज झोंक देते हैं वहां पर, सब कुछ ले लेते हैं, लोगों से दान भी ले लेते हैं, सरकारी नौकरी वालों के एक एक दिन की तनख्वाह काट लेते हैं जब लड़ाई होती है। क्योंकि सबसे प्राइमरी चीज क्या होगी? देश की सुरक्षा करना। जब देश की सुरक्षा नहीं रहेगी तो देश में इकोनॉमिक प्रोडक्शन या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो होगी नहीं ना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोगों की भलाई। लोगों की भलाई मतलब जैसे लोगों को खान पान की चीजें, रहन सहन की चीजें सही दामों पे मिले। सेल्फ इंटरेस्ट हो गया। अब क्या हो गया? इंडिया और कनाडा के बीच में जो बेसिक काम क्या था? कनाडा में खालिस्तानी लोग है ना, खालिस्तानी समझते हो ना? किसी ने नहीं सुना बता दो, फिर मैं इसका बेसिक बता दूंगा बिल्कुल। खालिस्तान सुने नाम? नहीं सुना? कोई बात नहीं, शर्म की बात नहीं है। आपने सुना खालिस्तान? चलो नहीं कोई। आपको पता है भारत भिन्न भिन्न धर्मों में बटा हुआ है। भिन्न भिन्न धर्म की भिन्न भिन्न पहचान है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है। तो ऐसे अलग अलग धर्मों में भारत, पूरा भारत बटा हुआ है। अब कोई धर्म, लेकिन भारत की भूमि तो एक है, भारत की लैंड तो एक है, उस लैंड पे हम सब लोग रहते हैं। लेकिन कोई बोले कि हमें, हमारा रिलीजन अलग है, हमारा धर्म अलग है, उसके बेस पे हम देश से अलग होना चाहते हैं, तो ये तो हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे ना। उसी प्रकार से हिंदू धर्म और सिख धर्म में थोड़ा डिफरेंस है। जो खालिस्तान लोग कहते हैं कि हमारा धर्म हिंदू धर्म से अलग है, नंबर एक बात, अलग तो है ही, लेकिन साथ में तुम 80% तो हम 10%, 2%, 5% जो भी परसेंटेज है, इसके बेस पे हमारा देश भी अलग होना चाहिए। सिख लोग जो बोलते हैं, सिख देखिए, सिख तो पता होना क्या होते हैं?
सिर में पगड़ी लगी होती है, दाढ़ी होती है, देखो ना मैंने सिख। तो सिख लोग बोल रहे हैं, सिख लोग सब नहीं बोल रहे, सिख लोगों में से कुछ एक शरारती तत्व है जिसमें 5 से 10% लोग हैं। 5 से 10% में नहीं, 1-2% लोग ही हैं, 1-1.5% लोग हैं जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में कह रहे हैं कि हमें हमारा देश अलग चाहिए धर्म के आधार पर। ठीक है, खालिस का मतलब होता है बेसिकली पवित्र। खालिस का जो पंजाबी शब्द है वो होता है पवित्र, और स्थान मतलब जहां पर लोग रहते हो। तो उसने बोला कि इस बेस पर हमें एक अलग देश दिया जाए जिसका नाम है खालिस्तान। अब खालिस्तान की जगह कौन सी होगी? वो होगी पंजाब वाली। पंजाब तो पता होगा ना आपको कहां पर है? भारत का एक सूबा है, भारत का एक राज्य है पंजाब, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सिख लोगों की है। तो वो कहते हैं कि सिख रिलीजन का ये एक जगह है जो हमें दी जाए, इसको बोलते खालिस्तान। अब खालिस्तान डिमांड की तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप पंजाब जाओगे और खालिस्तान बन गया तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, नंबर एक बात। आपकी जो सीमा होगी अनप्रोटेक्टेड होगी, तो भारत सरकार इस चीज को सहन करेगी? नहीं करेगी। अब भारत सरकार इसको सहन नहीं करेगी तो क्या करेगी? बताओ क्या करेगी? उसको दबा देगी ना, उसको कुचलेगी लेगी, चाहे उसके लिए कितनी भी हिंसा करनी पड़े, कितना भी वॉयलेंस करना पड़े। उस भारत कभी भी नहीं जाएगा, भारत सरकार या भारत के लोग, कि भारत अलग अलग हिस्सों में विखंडित हो, अलग अलग हिस्सों में सेपरेट हो जाए। इसके लिए हमें कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े भारत के लोगों को, भारत की सेना को या भारत सरकार को, तो भारत कभी भी अपने देश को अलग नहीं होना चाहती। इसलिए उन्होंने इंडिया में जो खालिस्तानी मूवमेंट था उसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया उसको, उनको अरेस्ट कर लिया, उनको जेलों में डाल दिया। तो ये हो गया इंडिया का खालिस्तानी मूवमेंट, दबा दिया। अब भारत सरकार का इंडिया में तो जोर चलता है, अब आपके घर में तो जोर चलता है ना, पड़ोस के घर में तो जोर नहीं चलता। अब कनाडा में सिख, जो कुछ सिख लोग हैं मामूली से 1-2%, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें खालिस्तान देश चाहिए बेसिकली। अब यहां तो कंट्रोल कर दिया हमने पुलिस के द्वारा, आर्मी के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, लेकिन वहां पर कंट्रोल कैसे करें? वहां पर कनाडा के अंदर कुछ खालिस्तानी जो शराबी तत्व हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। इस प्रोटेस्ट में उन्होंने ये कहा कि हमें खालिस्तान देश चाहिए। उनको वहां जाके कैसे दबाएं? नंबर एक बात। और उन्होंने, वो तो चाहिए लेकिन साथ में झांकी और निकाल रहे हैं। झांकी सुनी होगी ना आपने? झांकी सुनी होगी ना? झांकी निकलती जैसे श्याम मंदिर की झांकी निकलती है, राम मंदिर की झांकी निकलती, झांकी नहीं निकलती? बाबा भीमराव अम्बेडकर की झांकी निकलती है, झांकी नहीं निकलती? तो उन्होंने एक झांकी निकाली, उस झांकी में भारत को तोड़ने की बात कही गई, नंबर एक बात। और इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी जिसमें खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, तो उसका एक पिक्चराइजेशन किया गया, उसको सही ठहराया गया। अब सही ठहराया गया, कनाडा में सिर्फ चीजें हो रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा को काफी बार बोल दिया कि आप ये लोग क्या कर रहे हो, क्या आपका मसला है, आप हमारे देश विरोधी काम क्यों कर रहे हो? लेकिन कनाडा इतनी ढीठ सरकार है, मानती नहीं है। उनका दोगला चरित्र है, अपने में कुछ और, किसी और मामले में कुछ और। तो ये आर्टिकल इसी के बेस पर है। अनदर नो रिलेशनशिप बेसिकली क्या हो गया, जो इंडिया में जो वर्ल्ड में खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है उसको कनाडा सरकार प्रमोट कर रही है, उनको रोक नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ किस चक्कर में? वोट बैंक के चक्कर में। वोट बैंक में 8 लाख लोग वोटर है। अब उन वोटर को वो छोड़ नहीं सकती बेसिकली इसलिए ऐसी कलाकारी वो कर रही है। भारत सरकार के डिस्पाइट लॉट ऑफ प्रोटेस्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, दे आर डिक्लाइन टू, मतलब कि वो कुछ भी कर नहीं रहे उस मुद्दे पर। आई बात समझ में? तो ये मुद्दा चल रहा है वहां पर, उसी बेस ये कहानी है, उसी बेस पे पहला आर्टिकल है ये वाला। ठीक है। अब खालिस्तानी मूवमेंट की मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं मैं।
अब आपको पता है सिख लोग भारत की स्वतंत्रता से पहले ही, फ्रीडम से पहले विदेशों में जाकर बसने लगे थे, बहुत सारे बसने लगे थे। कनाडा में एक कामागाटू मारू एक कांड हुआ था, उसमें काफी लोग जल में डूब के मर गए थे समुद्र में, उनमें सिख लोग काफी थे। और जो गदर मूवमेंट था या बाकी लोग थे, तो मतलब कि सिख लोग शुरुआती दौर में विदेशों में बसने का सिलसिला इनका जारी रहा, अमेरिका में, कनाडा में, इसलिए वहां पर सिख लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। अपनी तरफ तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ है, 10-15 साल से, 15-20 साल से। वहां से तो पिछले 100 साल से जा रहे हैं, कनाडा में, यूएसए में और इंग्लैंड में, हर देश में जा रहे हैं। अब वो सिख लोग जा रहे हैं। अब सिख लोगों के अपने अपनी धर्म, धार्मिक एक आस्था है, तो अपनी आस्था होती है, लेकिन हर किसी के अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। हर देश के अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। हमारे देश का तो एक हिस्सा है सिख लोग, तो हमारे तो वो कृपाण लेके घूमते, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो उनका कल्चर पता है बेसिकली, क्योंकि हमारे अंदर उनके धर्म, धार्मिक नियम है। जैसे हम भी त्रिशूल लेके चलते हैं कई बार परमिशन लेके, तो वो भी कृपाण लेके चलते हैं, कुछ और लेके चलते हैं, तो हमें तो ऑब्जेक्शन नहीं है इन चीजों को। हमारे लिए रूल एंड रेगुलेशन अलग है, लेकिन विदेशों में रूल एंड रेगुलेशन अलग अलग टाइप के हैं। अब वहां तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप कृपाण लेके बाजार में घूमेंगे, नंबर एक बात। आप पगड़ी पहन के घूमेंगे, ऐसे कई जगह रूल नहीं है ना। अब वो रोकेंगे इनको कि भाई ये कृपाण लेके बाहर नहीं घूमना, ये पगड़ी में नहीं घूमना, ऐसे बोलेंगे ना, उनको बोलेंगे वो। अब बोलेंगे तो उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई कि आप हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, आप हमारे जो हित है इनको सुरक्षित कीजिए। दरवाजा बंद नहीं किया तुमने? खुला है ना, चलो कोई बात नहीं, देख लो। तो आप हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए। अब भारत सरकार ने क्या जवाब दिया? भारत सरकार ने बोला हर देश के अलग अलग कानून, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आगे हमें उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इससे जो कुछ लोग थे ना सिखों में, खालिस्तानी, उन्होंने बोला कि हमारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमें अपना अलग देश चाहिए जो हमारी आवाज उठाए, जो हमारे हर मुद्दे पर साथ दे। तब से खालिस्तानी मूवमेंट विदेशों से स्टार्ट हुआ है। भारत के लोग, भारत के सिख लोग भारत को अपना हिस्सा मानते हैं, उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं की। लेकिन जो खालिस्तानी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से स्टार्ट हुआ है, ना कि भारत से हुआ है। तो सबसे पहले तो खालिस्तान का जो ओरिजिन है, नॉट इंडियन ओरिजिन, इट इज ए फॉरेन ओरिजिन। फॉरेन ओरिजिन तो है ही है, लेकिन साथ साथ में इनके जो छोटे मोटे मसले थे ना, इनको हवादी पाकिस्तान की आईएसआई ने, आईएसआई पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है जो भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देती है। उसका एक ही काम है, ठीक है, उसका एक ही काम है बेसिकली कि भारत के खिलाफ किस प्रकार से भारत में आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहे, भारत के भारत का जो इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू हार्म पहुंचाते रहे। तो यही उनका बेसिकली मसला है, ठीक है। तो खालिस्तानी मूवमेंट बेसिकली जो स्टार्ट किया, एक तो आईएसआई पाकिस्तान वाले ने, और एक फॉरेन के जो थोड़े से टॉपिक थे, उन्होंने इसमें कट्टरता ले आए, इनको ट्रेनिंग दी, वो दी, और इस प्रकार से भारत में एक मुहिम स्टार्ट हो गई। ये बात आपको पता चल गई, खालिस्तान क्या है पता लग गया, खालिस्तान क्यों स्टार्ट हुआ, खालिस्तान कैसे स्टार्ट हुआ, खालिस्तान में कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ, खालिस्तान की हिस्ट्री क्या है। अभी अमृतपाल पकड़ा गया था, अमृतपाल को जानते हैं आप लोग, नाम सुना हो आपने? कोई बात नहीं। अमृतपाल बेसिकली देश का गद्दार है। उसने बोला कि हमें खालिस्तानी देश चाहिए। अब खालिस्तान देश तो चाहिए, लेकिन साथ साथ में 2 नंबरी काम और करने लग गया। जैसे नशा छोड़ो अभियान, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ तो सहारा लेगा ना। सिर्फ खालिस्तानी मूवमेंट लगेगी, पहले बोलेगा तो सरकार दबा देगी,
इसलिए साथ साथ में कुछ ऐसे काम करने लग गया जिससे मतलब कि लोगों को गुमराह कर सकें। लेकिन भारत सरकार ने उसको अभी दबा दिया और उसको डिब्रू जेल में डाल दिया। डिब्रू जेल कहाँ है? असम में। असम कहाँ है? भारत के कौन से हिस्से में? कहाँ पर है असम बताओ? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर असम इंडिया के। पंजाब कहाँ पर है? ये रहा। पंजाब से सीधा वहां भेज दिया। अब चू चा करता रहे वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, तो ये सिस्टम स्टार्ट कर दिया, इनको यहाँ भेज दिया। अब वहाँ पर ना कोई लैंग्वेज वाला हिसाब किताब है, ना कोई जानता है उनको, तो वहाँ करते रहो खालिस्तान खालिस्तान। थोड़े दिनों में दवा आवाज़ वो दब जाएगी। तो उसी पे ये आर्टिकल है बेसिकली, हिंदू का आर्टिकल, अनदर लॉ रिलेशनशिप। अब बात क्या होगी इंडिया और कनाडा के, इसके इसलिए इंडिया और कनाडा के बीच में जो इंडिया और कनाडा के रिलेशन है ना, वो खराब होते जा रहे हैं। आपके पड़ोसियों से अच्छे संबंध है ना, है? पड़ोसियों अगर आपको दुश्मन आ जाए कोई, आपके पापा का, आपका, मम्मी का, कोई भी दुश्मन आ जाए, तो पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाएंगे ना। तो आप अपने पड़ोसियों को बोलेंगे भाई तुझे हमारे साथ रहना है, तेरे देश का अलग इंटरेस्ट है, तो तू क्यों दूसरे को शरण दे रहा है, बेसिकली ये तो कहेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए इंडिया ने कनाडा को चेतावनी दी है कि आप ये जो काम कर रहे हो ना, हमारे खिलाफ आतंकवादियों को प्रोत्साहन या आतंकवादियों को मोटिवेट कर रहे हो, ये एक दिन आपको ही डसेंगे। इसलिए आप टिक जाओ। आप या तो टिक जाओ या फिर हम कुछ और एक्शन लेंगे। लड़ाई तो हम नहीं करेंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ मंच पर है ना, उनको बार बार अपमानित करेंगे, उनको याद दिलाएंगे कि तुम क्या कर रहे हो। कि खालिस्तानी लोग आपकी सड़कों पर एक टैबले लगा रहे हैं, मतलब कि झांकी निकाल रहे हैं। उस झांकी में भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या की एक पिक्चराइजेशन की गई है और उसको मोटिवेट किया और ये बताया बन के रहेगा खालिस्तान। वैसे तो काम नहीं चलेगा ना। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप हमारे खिलाफ ऐसे काम कर रहे हो? सिर्फ आपके वोट बैंक के चक्कर में। मतलब आपके वोट बैंक में 3 करोड़ पॉपुलेशन है, 4 करोड़ पॉपुलेशन, उसमें 8 लाख लोग अगर सिख होके हैं, तो मतलब क्या हमारे देश को अलग करने के लिए उनको मोटिवेट करोगे? ऐसी कोई ना कोई आगे मुद्दा आएगा जो हम कनाडा से बदला लेंगे। लड़ाई करके नहीं, कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी ना जब कनाडा को दरकार होगी और हम कनाडा को उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये उस पर ही है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पीटी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? हाँ? एक्चुअली मेंस का क्वेश्चन है। आपको पता है आईएएस के 3 स्टेप होते हैं, पता होगा ना आपको? क्या क्या होते हैं? ये नहीं पता, लेकिन ये पता है 3 स्टेप होते हैं। आपको तो पता है ना। एक पीटी होता है जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, एक मेंस होता है जिसमें रीडन टाइप आता है, और एक होता है इंटरव्यू जिसमें पूछा जाता है आपसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो 3 टाइप के स्टेप होते हैं बेसिकली। ठीक है। अब उसमें से जो मेंस होता है रिटर्न का, उस रिटर्न में क्या पूछा जाएगा आपसे जो इससे रिलेटेड है क्वेश्चन आईएएस का, उसमें ये पूछा जाएगा कि इंडिया और फॉरेन कंट्री के रिलेशन में कौन कौन सी चीज बैरियर है, कौन कौन सी चीज बाधक है, नंबर 1 बात। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अगर किसी दूसरी धरती पर किसी प्रकार की हमारे भारत के खिलाफ कुछ ऐसी एक्टिविटी चलती है जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो उसको भारत किस प्रकार से टैकल करेगा। 2 बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि किस किस टाइप से भारत टैकल कर सकता है, कैसे कैसे टैकल कर सकता है, बताओ बताओ चेष्टा, कैसे टैकल कर सकता है? कनाडा के अंदर हमारे भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खालिस्तान मूवमेंट को कंटिन्यू इरप्ट किया जा रहा है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे?
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो जो इंडिया के लोग कनाडा में गए हुए हैं और जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं उनको वीजा रद्द कर देंगे, नंबर 1 बात तो, ठीक है। उनको भगोड़ा घोषित कर देंगे, उनका जो POI जो उनको स्टेटस दिया हुआ है वो खत्म कर देंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पता होगा ना आपको, PIO, नहीं पता? इसके पीछे भी एक कहानी देख लीजिए, POI क्या होता है, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब मेरे 8 पीढ़ी पहले मेरे सड़दादा जो भी थे वो कनाडा जाके बस गए। अब जो दादी थी मेरी, जो भी वो दादी थी, वो तो इंडियन ओरिजिन की थी, तो जो बच्चे होंगे धीरे धीरे ओरिजिन तो वही होगा ना, इंडियन। एक PIO होता है, देखो तो NRI तो सुना होगा आपने। NRI होता है जो टेम्परेरी गया है सिर्फ, तो POI होता है कि जिसके दादा परदादा बहुत साल पहले चले गए हो वहां पर, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं उनका ओरिजिन वहीं से होता है, इंडियन से। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी को जानते होंगे आप, प्रधानमंत्री थे भारत के पहले। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनके दादे परदादे सरदादे जो अमेरिका कनाडा कहीं गए थे, सूरीनाम वगैरह जहां भी गए थे, तो एक स्कीम के तहत उनको हम गोल्डन वीजा देंगे, कि जिसमें आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंडिया में आ सकते हो, जा सकते हो, किसी प्रकार से रह सकते हो, ठीक है। तो हर किसी देश का कनेक्शन तो होता है ना, नहीं होता? कनेक्शन तो होता है, इमोशनल कनेक्शन तो होता है ना, कि हम इंडियन ओरिजिन के हो। आपकी 20वीं पीढ़ी यहाँ रह रही है लेकिन आप हो काशी के, आपका इमोशनल अटैचमेंट तो रहेगा ना, हम बेसिकली काशी के हैं, तो उसी प्रकार से उनका इमोशनल अटैचमेंट तो रहता है। वही अटैचमेंट रहता है, इसके लिए हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नाम से एक स्कीम स्टार्ट की अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब उस स्कीम में उनको कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसे बेनिफिट दिए गए जो बाकी हमारे सिटीजन को मिलते हैं। वोटिंग का राइट तो नहीं दिया गया, लेकिन बाकी राइट दिए, आप आ सकते हो, रह सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, ऐसे कई टाइप के दिए गए। तो अभी हम उन पे एक्शन लेंगे, तो इस रिलेटेड एक्शन लेंगे कि अभी उनका वीज़ा ख़त्म करेंगे, उनका वारंट निकालेंगे, उनको कनाडा को बोलेंगे इन्हें हमें सौंपें, इनको पॉलिटिकल असाइलम ख़त्म करें। पॉलिटिकल असाइलम समझते हो आप? किसी दूसरे देश में शरण लेना। इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि आप वहाँ जाते हो कनाडा में और वहाँ पर झूठ मूठ लिख देते हो कि भारत सरकार हम पर अत्याचार कर रही है, भारत सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही है, इसलिए हमें शरण दी जाए। तो कोई सबूत तो होता नहीं कैसे अत्याचार कर रही है। अब आप बोलोगे सिर्फ मैं दिल्ली बसना चाहती हूँ, दिल्ली मान लो अलग सरकार है, आप बोलेंगे सिर्फ के लोग मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। अब अत्याचार का कोई सबूत तो होता नहीं, होता कोई डॉक्यूमेंट कोई होता है कि उस पर अत्याचार किया है, कोई गाली देगा आपको, कोई सबूत नहीं होता उसका। तो वो लोग मान लेते हैं, जानबूझ के मानते हैं, उनकी कोई भी कंपल्शन है तो उनको शरण दे देते हैं, उनको पॉलिटिकल असाइलम बोलते हैं। तो ऐसे भारत से बहुत लोग गए हैं फर्जी तरीके से, जो वहां पर पॉलिटिकल असाइलम मांगते हैं दूसरे देश से, राजनीतिक शरण बोलते हैं इसको, कि उस देश में अत्याचार हो रहा है इसलिए हम आपके पास आए हैं, इस कारण हमें शरण दी जाए। वो शरण दे देते हैं और वो खालिस्तानी काम कर रहे हैं। तो भारत ने उनको ये भी बोला भाई कि आपका पॉलिटिकल असाइलम खत्म कर दिया जाए, ठीक। तो ये कहानी है बेसिकली पहले न्यूज़ की। और आपको वीडियो प्रोवाइड होगी, मान लो क्लास में आप लिख नहीं रहे तो आप वीडियो आप में देख के देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बोला, ठीक है। तो ये न्यूज़ यहीं की थी, ये आपको पता लग गई ना सारी कहानी, समझ में आ गया आपको? आइए, इसमें बेसिकली क्या कहानी बतानी पड़ती है, बाकी चीज उसमें कोई काम की नहीं है। कहानी का मतलब ये हो गया कि उसका सारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सारे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट को देखते हुए आगे बढ़ना। जब आप स्कूटर बाइक चलाते हो तो ऐसे नहीं छुट्टे सांड की तरह भागते हो, दौड़ते हो नहीं, मोड़ पे मुड़ते हो, भीड़ में रुकते हो,
मैं ऐसे भगाती हो, देख के ही चलाती हो ना। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज होगी इंडिया नेपाल टाइज। नेपाल का नाम तो सुना होगा आपने। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं न्यूज का कैसे बेनिफिट, मैं आपको बताता हूँ। न्यूज में ये तो आया नहीं कि खालिस्तान की हिस्ट्री क्या है, खालिस्तान लिए क्यों लोग क्या कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सा कंपल्शन है, कौन सा बैकग्राउंड। न्यूज में तो ये आया कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। अब वो खराब इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट को वो पीछे से धक्का मार रहे हैं। बस यही कहानी दी, बाकी तो दी नहीं हुई, लेकिन उसकी कहानी देखी हमने, सारी चीज जानी। उनको हमने धर्म के आधार पे भी जाना कि बेसिकली क्या है हिंदू धर्म और सिख धर्म में क्या अंतर है। अंतर तो वैसे कुछ नहीं किसी भी धर्म में, लेकिन बेसिकली कुछ लोगों ने बना दिया अपने इंटरेस्ट के लिए। और आईएसआई की काफ़ी फंडिंग मिलती है, तो उसमें वो चीज़ हो गई। तो हमने देखो रिलीजन बैकग्राउंड देख लिया, बेसिकली खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ, किस चीज़ का सहारा लेते हैं वो, धर्म का ही सहारा लेते हैं वो बेसिकली। तो अब धर्म का सहारा कैसे लेते हैं वो, उसके बाद हमने हिस्ट्री देखी बेसिकली कि वो वहाँ पर पहुँचे कैसे, और जो फिर मूवमेंट देखा, खालिस्तानी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट में एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार सुना आपने कभी नाम? तो मैं आप सबको कोरा कागज समझो ना, कोरा कागज है मेरा, कोरा कागज समझो ना आपको, कोरा कागज ना समझो, क्यों कोरा कागज समझो? ठीक, मैं आपको कोरा कागज समझ रहा हूँ, आप समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता। अब स्वर्ण मंदिर का नाम सुना होगा आपने, गोल्डन टेम्पल का नाम अमृतसर में, तो वहां पर कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था भिंडरेवाला के नेतृत्व में। अब वो कर लिया था तो भारत सरकार ने अपनी सेना भेजकर उस मंदिर को उन आतंकवादियों से छुड़वाने का प्रयास किया। उस प्रयास में मंदिर में, अब सीधी सी बात है, अब उनके पास हथियार थे, भारत सेना के पास हथियार थे, तो हथियार हथियार से लड़ाई तो होगी। तो बेसिकली उनका ये आरोप था कि भारत सरकार ने हमारे मंदिर की, सिख धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया। हमारे जो सिख धर्म का सबसे बड़ा अकाल तख्त था, अकाल समझते हो, अकाल तख्त नाम तो सुना होगा ना आपने, अकाल तख्त, अकाल तख्त काफी मतलब कि क्षतिग्रस्त हो गया, काफी उसको नुकसान पहुंचा। तो इससे सिख धर्म के लोगों की भावनाएं बड़ी आहत हुई, बड़े उनको अंदर से फीलिंग हुई। अब जैसे कोई आपके मंदिर में करे तो आपको होगा ना, अंदर से पीड़ा होगी, उस प्रकार से उनको भी ये काफी अंदर से मतलब काफी दर्द हुआ उनको। तो उनमें से कुछ लोग ज्यादा इमोशनली चार्ज थे, उन्होंने उसमें से जो सिक्योरिटी गार्ड थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, क्योंकि आपने स्वर्ण मंदिर पे, गोल्डन टेम्पल पे हमला किया इसके लिए हम आपकी हत्या करते हैं, मतलब ऐसा प्रोटेस्ट था। उसके बाद भारत सरकार ने बड़ी निर्ममता से उसको कुचला, खालिस्तान मूवमेंट को, लेकिन अभी फिर स्टार्ट हो गया 2-3 साल से। लेकिन भारत सरकार ने तो भारत में तो कुचल दिया, पंजाब और हरियाणा सरकार, पंजाब और भारत सरकार ने, लेकिन अमेरिका में, कनाडा में कैसे कुचले, उसके लिए तो उनके देश के लोगों की कोऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है, तो ये है कहानी इसकी। क्यों? हाँ, वही लेके गए थे। एलिगेशन तो लगाना तो आसान है ना, अब हथियार वो लेके गए थे, अब वो कहते कि आप हमारे मंदिर में क्यों घुसे सेना को लेकर, आप हथियार लेके कोई बात नहीं,
आप हथियार लेके क्यों गए? लड़ाई करने के लिए तो गए। तो आप बाहर आ जाओ ना, बाहर लड़ाई कर लो, आ जाओ, चैलेंज करो, एक दूसरे से लड़ाई करने की कोशिश करो, लेकिन अंदर छुप के बैठे थे वो। तो इस पे मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगा मैं डिटेल में, क्योंकि वीडियो बन रही है। नहीं तो जैसे नॉन वीडियो है उसमें ज़्यादा डिटेल में आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि फिर मार्केट में कहीं जाएगी ना, फिर ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली गलती भारत सरकार की नहीं थी। हाँ, भारत सरकार उसको और अच्छे तरीके से टैकल कर सकती है उस चीज़ को। तरीके कई होते हैं, उनमें से कुछ तरीका अपनाया। तो ये सारी कहानी आपको पता लगी ना मोटी मोटी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्या कहानी बताई मैंने? अब खालिस्तानी मूवमेंट कभी नहीं भूलेंगे ना आप। भारत सरकार ने जो एक्शन लिया वो नहीं भूलेंगे। खालिस्तानी खालिस्तानी जो आतंकवादी वो कहाँ से स्टार्ट हुई आपको पता लग गया ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो यही पता होना चाहिए। ठीक है, ये पहली न्यूज होगी। अब दूसरा हो गया इंडिया नेपाल टाइज। इंडिया नेपाल टाइज। अकाल का मतलब होता है जो काल से परे हो। आपको थोड़ा सा बता दो वैसे, काल से परे। अब काल क्या है? मृत्यु नहीं होती सिर्फ काल का मतलब। काल का मतलब एक वक्त भी होता है, एक समय भी होता है। काल का काल का मतलब है समय, काल का मतलब मृत्यु, काल का मतलब जो हम जीवन अभी जी रहे हैं ना उसको काल बोलते हैं। और अकाल उसको बोलते हैं जो इन सब चीजों से परे हो। ऐसा सर्वशक्तिमान, ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति, या ऐसा कोई भी भगवान जिसको हम किसी भी रूप में बोलते हैं, जो हर चीज से परे हो, टाइम से परे हो। हमारा तो टाइम है ना बेसिकली, 1 घंटे में आपने क्या स्टडी, एक टाइम है। लेकिन अकाल का मतलब जिसका कोई टाइम नहीं है, ना वो चलता है ना बैठता है, वो है भी और नहीं भी, उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए वक्त नहीं है, हर कण कण में वो शामिल है और किसी कण में वो शामिल नहीं है। तो अकाल का बेसिक मतलब ये हो गया कि जो शक्ति सब काल से परे हो उसको बोलेंगे अकाल। आगे समझ? अकाल वैसे हमारे शिव जी भगवान को ही बोलते हैं, अकाल है, शिव जी भगवान को अकाल बोलते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी अकाल का यूज किया है। वैसे अकाल का काफी ब्रॉड मीनिंग है। चलो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेपाल टाइज, ये इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ से नेपाल स्टार्ट हो गया, तो बिल्कुल आपके ऊपर बैठा नहीं, तो ये नेपाल हो गया ना। अब बेसिकली हमें ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिया नेपाल टाइज है क्या और नेपाल है कहाँ? ज्योग्राफिकल कहाँ है पता लग गया आपको नेपाल का? कहाँ है बेटे बताओ, एटलीस्ट पता कुछ थोड़ी बहुत? इंडिया का मैप तो पता होगा ना? हरियाणा पता है इंडिया में कहाँ है? चलो बहुत बढ़िया। हरियाणा यहाँ पर है, उसके बाद उत्तराखंड वगैरह होगा ना यहाँ पर ऊपर, नेपाल यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, ये नेपाल है। नेपाल का नाम तो सुना होगा ना आपने, बेसिकली सुना होगा नेपाल का नाम? नेपाल हमारा पड़ोसी देश है बेसिकली, तो पड़ोसी हजारों सालों से पड़ोसी है। नेपाल और हमारे रिलेशन बिल्कुल भाई बहन जैसे रहे हैं। हमारी जो रामायण में सीता मैया थी वो कहाँ की थी? नेपाल की। उसमें से एक जिला है जिसका नाम है जनकपुर। जनकपुर, जनक के राजा कौन थे? राजा जनक। समधी किसके थे वो? दशरथ के। हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। नेपाल में हुआ था उनका जन्म। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, या उनको आत्मज्ञान क्या कहाँ प्राप्त हुआ था?
बोध गया कहाँ है? भारत में, बिहार में। मैं गया हूँ बोध गया। मैं झारखंड जा रहा था एक बार, तो बीच में बोध गया था, ट्रेन रुकी थी, तो वहां से झारखंड गया था। तो भारत और नेपाल के रिलेशन भाई भाई के हैं, भाई बहन के हैं, ठीक है। तो वो रिलेशन हिस्टोरिकल है, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, कल्चर के बेस पर भारत और नेपाल के रिलेशन बड़े गहरे हैं। अब गहरे हैं। अब ये कहानी मैं थोड़ी सी आपको पीछे लेके चलता हूँ इंडिया नेपाल की। अब आपको पता है भारत में अलग अलग राजा थे, हरियाणा का अलग राजा, पंजाब का अलग राजा, मध्य प्रदेश का अलग, उसी प्रकार से नेपाल के भी राजा थे। अब वो जो राजा बन गया, अपने एक क्षेत्र होता है ना, राजा का एरिया होता है, राजा का, उस एरिया के अंदर वो राज करते हैं। तो भारत में ऐसा सिस्टम था जैसे अभी हमारी बॉर्डर है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई हरियाणा का, कोई दिल्ली का राजा, ऐसे अलग अलग राजा थे, उनकी अलग अलग सीमाएं थी। उसी प्रकार से नेपाल भी एक राज्य था जिसका अलग राजा था, उसका अलग बॉर्डर था, लेकिन वो था हमारे कल्चरल रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमारे साथ मिलता जुलता था बेसिकली। लेकिन जो उनका एरिया था बड़ा दुर्गम था, बड़ा डिफिकल्ट ट्रेन थी। ट्रेन समझते हो? ट्रेन, जो भूमि होती है ना, जो लैंड होती है, लैंड बड़ी ऊंची नीची, तो पहाड़ी वाली एरिया थी, तो इसलिए तो एक सेकंड रुकिए। तो तो नेपाल की भूमि बड़ी उबड़ खाबड़ थी, तो वहां पर कोई भी राजा जल्दी से जाता नहीं था, इसलिए नेपाल एक इंडिपेंडेंट टाइप की एंटिटी बन गई पूरे भारत से। तो मुगलों काल में भी ऐसी कोई लड़ाई झड़ाई वैसी हुई नहीं, ठीक है। अब ये हुई नहीं, उसी प्रकार से अंग्रेज लोग आए, ठीक है। अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज लोगों ने भी लड़ाई तो की उनसे, लेकिन उन्होंने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद और नेपाल के बॉर्डर बन गए अलग अलग, ठीक है। भारत और नेपाल के जब बॉर्डर अलग अलग बन गए, तो उसके बाद उसमें एक राजशाही आई, राजशाही में किंगडम, जिसके राजा होते थे। अब राजा होते थे तो उनकी होगी हत्या, 2000 के आसपास की बात है, नेपाल के राजा की हत्या हो गई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इंडिया नेपाल के जो टाइज है, टाइज मतलब संबंध कैसे खराब हुए और कैसे सही हुए, इसके बारे में आपको मैं इतिहास में लेके जा रहा हूँ। बुक में आपको नहीं देंगे कोई भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक किंग था, किंग हैज बीन मर्डर्ड बाय हिज कजन, लेकिन उसके बाद राजशाही हुई, उसके बाद उसका भतीजा बन गया पारस, पारस के पापा वहां के राजा बन गए नेपाल के। लेकिन वहां पर एक डेमोक्रेसी मूवमेंट भी चल रही थी, डेमोक्रेटिक मूवमेंट समझते हो, कि राजशाही से लोकतंत्र लाया जाए। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो भारत सरकार ने इसको सपोर्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया। अब ये कहानी से पीछे थोड़ी सी कहानी और आपको पीछे लेके चलता हूं। हर किसी देश की शासन करने की व्यवस्था अलग अलग होती है, समझ रहे? ये बात समझ में आई आपको मेरी? हर किसी देश के शासन करने की व्यवस्था अलग अलग होती है। जैसे आप सभी के घर में किसी न किसी की कभी किसी हर किसी घर का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। किसी घर मम्मी की चलती है, किसी घर पापा की चलती है, किसी घर में मम्मी पापा बच्चों की चलती है, किसी में किसी की नहीं चलती, दादा की चलती है, ठीक है। अब ये तो चलती है, और साथ साथ में सभी के अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। रूल एंड रेगुलेशन होते हैं हर घर के अलग अलग। कोई लड़की उठती है सुबह 9 बजे, 8 बजे, कोई लड़की उठती है सुबह 5 बजे, कहीं बहू उठती है 5:30 बजे, कहीं बहू उठती है 8 बजे। नहीं देखा आपने घर का अलग अलग? कोई किचन में चप्पल लेके जाते हैं, कोई किचन में चप्पल लेके नहीं जाता। तो कई बार कोई मुखिया की बात मानता है, कई मुखिया की बात नहीं मानता। और कई बार जो मुखिया होता है कि ऐसी चीज होनी चाहिए वो होती है, और कई बार नहीं भी होती है।
जब एक देश में कई घरों में अलग अलग शासन व्यवस्था है, अलग अलग सिस्टम से घर चलता है, कोई खाता है रोटी 11 बजे, कोई रोटी खाता है 6 बजे, ऐसा नहीं होता। तो उसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड में भी अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं। समझ रहे हैं कि हमारी जो शासन व्यवस्था है, हम वोट करते हैं, लोकसभा के एमपी बनते हैं। लोकसभा राज्यसभा पता होगा ना आपको, लोकसभा एमएलए सुना होगा ना आपने, एमएलए एमपी नहीं सुना, कोई बात नहीं, बता दूंगा ये भी मैं। सुना है? कौन है सिरसा की एमपी लोकसभा की? सुनीता दोगल, देखो कितना इंटेलिजेंट लड़का है। भिवानी का कौन है लोकसभा के एमपी? आप? फिर धर्मवीर सिंह है, मुझे पता। कोई बात नहीं पता, क्या दिक्कत है, नहीं पता, ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं। आप कहाँ से हो बेसिकली? यहीं से हो आप? तो इससे कौन एमएलए? गोपालकांडा एमएलए, चलो कोई बात नहीं पता तो क्या दिक्कत है। हर चीज हर किसी को पता होती है नहीं होती ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था समझ रहे हो? किसी देश में हो गया माओवादी टाइप की सरकार, किसी देश में होगी लोकतंत्र की सरकार, इंग्लिश में बोलते कम्युनिज्म बोलते हैं इसको, माओवादी को। किसी देश में होगी लोकतंत्र की सरकार, किसी देश में होगी कैपिटलिस्ट सरकार, एक मिनट, कैपिटलिस्ट सरकार, किसी देश में होगी कम्युनिस्ट सरकार, किसी देश में होगी सोशलिस्ट सरकार। ऐसी अलग अलग सरकारें हैं। और अलग अलग सरकार का बेसिक मतलब ये हो गया कि जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो अलग अलग तरीके से चुने जाते हैं। ठीक है? भारत में जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ बनता है। लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक जगह वोटिंग करते हैं, उस वोटिंग के बेस पे सारा कहानी सेट होती है। ये बात समझ में आ गई आपको? लेकिन हर जगह ऐसा सिस्टम नहीं है। किसी जगह पर ये होता है कि सरकार चुनी नहीं जाती, सरकार गुंडागर्दी के दम पर बन जाती है, ताकत के दम पर बन जाती है। और उस सरकार को बोलते हैं कम्युनिस्ट सरकार, माओवादी की सरकार। वो कहते हैं कि जो तुम्हारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना वो फर्जी है, इसलिए हम सारा शासन ताकत के बल पर अपने हाथ में कर लेंगे और भारत को उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो नेपाल में एक माओवादी का धड़ा है। माओवादी अपने माई बाप मानते चाइना को, तो चाइना हमारा दुश्मन है ही। और भारत में लोकतांत्रिक, तो लोकतंत्र और माओवादी तो कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। तो नेपाल में जो लोकतंत्र के चुनाव हुए तो माओवादियों ने नेपाल के चुनाव में काफी जीत हासिल कर ली। तो जीत हासिल कर ली तो वो बैठ गए सत्ता पर, सत्ता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए ना। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि भारत और नेपाल के बीच में जो रिलेशन थे ना खराब होने स्टार्ट हो गए। भारत और नेपाल के बीच में जो रिलेशन संबंध थे वो खराब होने स्टार्ट हो गए। अब वो खराब होने लगे तो खराब कैसे होंगे कि नेपाल चाइना को सपोर्ट करने लगा, जो भारत का दुश्मन था। जो जो काम चाइना चाहता था नेपाल से, भारत से, वो नेपाल करने लग गया। नेपाल भारत की हर जगह प्रोटेस्ट करने लगे, हर जगह बुराई करने लग गया, हर जगह बोलने लगे ये मेरी जमीन है, तेरी जमीन, इस प्रकार से करने लग गया। आपको पता है इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के 2 ही देश है जिसमें विदाउट वीजा लोग आ जा सकते हैं। एक नेपाल हो गया। जैसे आप हरियाणा से पंजाब जा सकते हो ना, अब राजस्थान से हरियाणा है, और वैसे ही आप इंडिया से नेपाल भी जा सकते हो। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको वीजा की जरूरत नहीं है, कोई आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं, सीधा घुस जाओ अंदर।
तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन रहे बहुत अच्छे। अब लेकिन उनकी माओवादी सरकार आने के बाद इंडिया और नेपाल के रिलेशन हो गए खराब। अब उससे क्या हुआ कि इंडिया के जो सेल्फ इंटरेस्ट थे काफी, वहां के पड़ोसी में दुश्मन है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। पड़ोसी को आप बदल नहीं सकते, पड़ोसी की सरकार बदल सकते हो, पड़ोसी की सरकार तो बदल सकते हो, आप पड़ोसी तो नहीं बदल सकते, पड़ोसी की सरकार बदल सकते हो, पड़ोसी के घर का मालिक बदल सकते हो, उस जमीन को नहीं बदल सकते। तो लेकिन उस जमीन पे अभी मालिकाना हक है माओवादी सरकार का। अब वो भारत के खिलाफ ही काम कर रही है। अब भारत के खिलाफ काम कर रही है तो भारत को सचेत रहने की जरूरत है। तो इसलिए भारत ने नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंडा, प्रचंड नाम उनका, पुष्पदहल प्रचंड, उनको इनवाइट किया। वो अभी 4 दिन के दौरे पर, अभी भी यही होगा, 4 दिन के दौरे पर भारत में आए हुए हैं अभी। अब अब हम उसको क्या कहेंगे अपने पड़ोसी को, जो हमें कंटिन्यू खतरा बना हुआ है, कि मान जा भाई, तो क्या दिक्कत है तेरे, तेरे क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहता है तू? कि पैसे चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ लोन दे दो, लोन ऐसा दे दो तो वापस ना करूं। नहीं तो चाहेगा। रिलेशन हम इंप्रूव करेंगे, कैसे करेंगे? दो मीठी बातें बोल के तो होगा नहीं, साथ हमें कुछ धन भी चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हम उनके साथ समझौते कर लिए। वो समझौते कौन कौन से किए बताओ स्नेहा? हाँ, क्या क्या किए? हाँ, क्योंकि इंडिया मेजरली ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के अंदर पार्टनर है, और नेपाल ने यहाँ से काफी अर्निंग की है। हाँ, इस इंडिया के। हाँ, अब अभी तो आपको पता नहीं है, लेकिन नेपाली लोग है ना, पहले सिरसा में बहुत लोग मिलते थे नेपाली, अभी मिलते हैं, जिनको राजू बोलते थे, काफी क्या बोलते थे, राजू या रामू? रामू। हर नेपाली का नाम रामू होता था यहाँ। तो नेपाली लोगों का जो करेंसी की जो वैल्यू है भारत और उनकी अलग अलग है। जैसे भारत में जो 1 रुपया है वहां के 2 रुपए के बराबर है। समझ में आ रहा है कि आप 1 रुपये में 2 रुपए की चीज खरीद सकते हो वहां पर। आए तो समझ में आपको कि हर किसी की करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है। भारत और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू अलग अलग है। भारत पाकिस्तान से 2.5 गुना ज्यादा डेवलप है, मतलब भारत में की करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग है। अगर आप 10 रुपए ले जाओ यहाँ से और यहाँ पर 10 रुपए में 1 दर्जन केले मिले आपको, तो वहां पर 10 रुपए में कितने केले मिलेंगे? 2 दर्जन। तो नेपाल की करेंसी की वैल्यू इतनी नहीं है, नेपाल के पल्ले नहीं है कुछ, कख नहीं है उनके पल्ले। तो नेपाली लोग भारत में आते हैं, काम करते हैं और वापस चले जाते हैं, और वहां पर जाके, ये तो गई कल्चरल टाइज की। लेकिन एक और टाइज है, वो आर्मी का टाइप, गोरखा राइफल्स। गोरखा राइफल नाम सुना आपने? गोरखा राइफल्स। अब क्या हुआ कि भारत की जो सेना है, भारत की जो आर्मी है, भारत की आर्मी में डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिमेंट है, बटालियन है। उन बटालियन के अलग अलग कास्ट पे, अलग अलग ओरिजिन पे नाम दिए हुए हैं। राजपूताना राइफल्स, मराठा राइफल्स, गोरखा राइफल्स। तो इन बटालियन के अलग अलग हेड होते हैं। उन अलग अलग हेड को बोलते हैं कर्नल। कर्नल नाम सुना होगा ना आपने? लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल। तो एक बटालियन का जो हेड होता है वो होता है कर्नल। तो जो गोरखा राइफल है, गोरखा राइफल का हेड कोई और होगा, ऑफिसर होगा। तो जो गोरखा राइफल के जो लोग हैं, जो आर्मी हमारे भारत की आर्मी में है, वो हम नेपाल से रिक्रूट करते हैं, नेपाल से उनकी भर्ती करते हैं। ठीक है, नींद आने लगी? पानी वानी पीना तो बाहर पानी पी सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं, ठीक है ना?
जब भी आपको लगे पानी की जरूरत है, क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा से ज़्यादा तो पानी बना हुआ है ना, तो हमें कंटिन्यू पानी की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आपको लगे कि पानी की आपको रिक्वायर्ड है, तो आप पानी पी सकते हैं, बिना पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूछने की जरूरत आपको नहीं, क्योंकि आप इतने मेच्योर तो हो ही चुके। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना आप, तो आईएएस की तैयारी जिस समय दिमाग में सोच ली ना आपने, उसी समय आप मेच्योर हो चुके, ठीक है ना। तो गोरखा राइफल की रिक्रूटमेंट भारत सरकार आर्मी में हर साल करती है। तो नेपाल के जो टाइज है, जो संबंध है भारत के साथ, कल्चरल भी है, डिफेंस रिलेटेड भी है, इकोनॉमिकल भी है, वो चीजें हैं। तो उसी बेस पे ये सारे आर्टिकल दिया हुआ है इंडिया और नेपाल के। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा स्नेहा, उसको नेक्स्ट बताओ। लास्ट वाले फाइनलाइजेशन ऑफ एग्रीमेंट। हैं MOU, हाँ मेगावाट बिजली की कैपेसिटी होती है, कितनी बिजली, जैसे लट्टू कितने वोट का आता है अपने घर में, 10 वोट का, 5 वोट का, तो वोट तो हो गए लट्टू लट्टू में, उसके बाद मेगावाट होती है बहुत सारी बिजली। तो 10,000 मेगावाट भारत को एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा मतलब भारत को देगा, तो भारत क्या देगा उसको, पैसे, ठीक है। अब दूसरी बात, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रांसमिशन लाइन, इसमें भारत क्या देगा, जो भी एग्रीमेंट है सारा पैसे से रिलेटेड है, आपको पैसे देंगे। तीसरा क्या हुआ है, MOU फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पेट्रोलियम सप्लाई पाइपलाइन बिटवीन सिलीगुड़ी एंड जापा। सिलीगुड़ी कहाँ है, बताओ अभी चेष्टा, किसी को पता, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है, मेरी वाइफ की बुआ रहती है वहां पर, इसलिए पता है मुझे। तो जो सप्लाई पाइपलाइन है वो भी इससे करेंगे। और फिर नेक्स्ट हो गया इंडिया हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया। तो आप देखेंगे ना, इंडिया नेपाल के जो रिलेशन ठीक होंगे ना, पैसे से ही होंगे। तो पैसा मुख्य कंट्रीब्यूशन है किसी देश को पास में लाने का। बेसिकली इसमें जो पावर की सप्लाई होगी, इसमें ये तो लिखा नहीं होगा कि हम पैसा देंगे, लेकिन बेसिकली तो पैसे देना हो गया ना। कोई रिश्तेदार अमीर हो जाता है, उसकी ज्यादा इज्जत नहीं होती बाकी रिश्तेदारों में, देखा नहीं आपने, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते लोग। कोई रिश्तेदार आपके अमीर है, करोड़पति अरबपति है, क्योंकि घर में आपके IAS बन गया, तो दोनों इक्वल है वैसे भाई भाई, लेकिन ज्यादा रिस्पेक्ट उस IAS वाले की होगी, होगी ना। तो ये सिस्टम है, पैसे की ज्यादा वैल्यू होती है। तो ये दो न्यूज थी, मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन किया आपको।